एसटीएफ का काफिला अहमदाबाद से राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए सुबह करीब 9 बजे यूपी में दाखिल हुआ। यूपी पहुंचने के बाद झांसी के पुलिस लाइंस में 1.5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक काफिला रुका रहा, क्योंकि यहां पर अतीक की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे पुलिसकर्मियों ने नाश्ता किया। यहीं पर प्रिजन वैन भी बदली जानी थी। हालांकि इसी बीच अतीक ने अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस लाइंस में डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया। कि अतीक अहमद ने अपने आप को बीमार बताया है और ये भी कहा है कि उसको काफी घबराहट हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स ने इसका कारण बताया है कि वो रात भर ट्रेवल किया है, इसके साथ साथ वो सोया नहीं है रात भर और इसी वजह से उसको घबराहट महसूस हो रही है। अतीक के चेकअप के कारण करीब 1 घंटे की देरी हुई। इसके बाद सुबह 10:40 पर यूपी एसटीएफ का काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। अतीक अहमद जिस प्रिजन वैन से जा रहा था उस वैन को बदल दिया गया है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पुलिस लाइन से इस वक्त जो है अतीक अहमद निकल चुका है। अतीक अहमद के यूपी में दाखिल होने से ठीक पहले उस वक्त अफरा तफरी का माहौल दिखा जब काफिले की एक गाड़ी से गाय टकरा गई, जिसके बाद गाय की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि शिवपुरी की सीमा में एंट्री करते ही खरी चेक पोस्ट पर यह हादसा हुआ, जिसके बाद गाड़ी पलटते पलटते बची। इस दौरान कुछ वक्त तक काफिला रुका रहा, जिससे अतीक के परिवार की चिंता बढ़ गई। शिवपुरी में भी अतीक का काफिला कुछ देर रुका। इस दौरान जब अतीक वैन से उतर रहा था तब उससे सवाल हुआ कि क्या आपको डर लग रहा है, तो माफिया ने बेखौफ अंदाज में कहा कि किस बात का डर। इससे पहले सुबह करीब 5:15 बजे अतीक के काफिले ने फतेहपुर टोल प्लाजा पार किया। अतीक अहमद को ले जा रही पुलिस का काफिला कुछ देर के लिए कोटा बारा रोड पर एक पेट्रोल पंप पर भी रुका और इस दौरान काफिले की गाड़ियों में ईंधन भरवाया गया। अभी आप देख रहे हो यहाँ भी अतीक को गाड़ी से नीचे उतारा गया, क्योंकि उसे वॉशरूम जाने की इजाजत दी गई थी। फ्यूल भरवाने के लिए यूपी पुलिस जो है वो यूपी पुलिस अभी पेट्रोल पंप पर पहुंची है और उसी दौरान अतीक अहमद को वॉशरूम जाने के लिए परमिशन मिली थी। इससे पहले अतीक का काफिला रात करीब 12:40 पर चित्तौड़गढ़ से निकला। अतीक के काफिले को उदयपुर में भी रोका गया। यहाँ ऋषभ देव पेट्रोल पंप पर रात करीब 9:15 बजे काफिले की गाड़ियों में ईंधन भरवाया गया। अतीक अहमद का काफिला रविवार शाम कड़ी सुरक्षा में साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। इस दौरान अतीक मीडिया के सामने भी नजर आया। इसके बाद वो डूंगरपुर में नजर आया। यहाँ अतीक अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। उस वक्त वो सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ था। अभी आप देख रहे हो डूंगरपुर से जब काफिला ईंधन भरवाने के लिए उदयपुर में रुका तब भी अतीक प्रिजन वैन से नीचे उतरा। कोटा बारा रोड पर भी अतीक नजर आया। यहाँ भी काफिला एक पेट्रोल पंप पर रुका था। इसके बाद अतीक शिवपुरी और झांसी में भी दिखाई दिया। हालांकि झांसी में काफिला काफी देर तक रुका रहा, क्योंकि यहाँ गाड़ी बदलने के अलावा अतीक ने घबराहट होने की शिकायत की थी। और इसी खबर से जुड़ी इस वक्त की अपडेट यह है कि नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा अतीक का भाई अशरफ। बरेली से नैनी जेल लाया गया है अशरफ। नैनी जेल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। अब से पहले अतीक अहमद को पहुंचा दिया गया है नैनी जेल और अब अतीक का भाई अशरफ भी बरेली से नैनी जेल लाया गया है। इन दोनों को एक साथ शिफ्ट किया जाना था इस जेल में और इसी को लेकर यह बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। अब अपडेट यह है इसमें कि नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद पहुंचा और उसी के साथ उसका भाई अशरफ भी पहुंचा है। नैनी सेंट्रल जेल में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। खासतौर पर जो मेन गेट है नैनी जेल का, वहां पर पुलिसकर्मियों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो, इसी के मद्देनजर सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। मेरे सहयोगी गुफरान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। गुफरान, अतीक के पीछे पीछे भाई भी पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए माफिया अतीक अहमद को पहले लाया गया। अब से करीब 1 घंटे पहले अतीक अहमद का जो काफिला था बारी लाओ लश्कर जो पुलिस कर्मियों का था, उसके साथ उसको जेल परिसर के भीतर एंट्री कराया गया। मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई। अब से कुछ मिनट यानी 2 से 3 मिनट पहले माफिया अतीक का जो छोटा भाई है, पूर्व विधायक है अशरफ, जो बरेली जेल में बंद था, उमेश पाल अपहरण मामले में वो भी आरोपी है और कल उसको एमपी कोर्ट में पेश किया जाना है। और उसके पहले आज उसको भी प्रयागराज के नैनी सेंटर लाया जाया गया है। सुबह में 9 बजे के करीब जो पुलिसकर्मी है नैनी जेल से उसको लेकर के निकले थे और अब उसको प्रयागराज के जो नैनी सेंटर है उसके भीतर एंट्री करा दिया गया। और बरेली जेल से जब सुबह करीब 9 बजे जो काफिला निकला था,
3 से 4 स्टॉपेज से रास्ते में। उसके बाद सीधे जो है वो अब उसकी जो एंट्री है नैनी जेल के भीतर करा दी गई है। अब उसका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद उसको बैरक जो हाई सिक्योरिटी सेल जहां पर उसको रखा जाना है उस बैरक में उसकी एंट्री कराई जाएगी। मतलब साफ है कि ये की ही जेल जहां पर माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, इसके अलावा बेटा अली भी बंद है। रंगदारी मामले में 6 महीने पहले अली जो माफिया अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा है उसको लाया गया था और वो ही यही नैनी सेंट्रल जेल में वो भी बंद है। और अब नैनी सेंट्रल जेल माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ भी पहुंच चुका है। यानी एक ही परिसर है, 3 अलग अलग जो परिवार के सदस्य हैं उनके भी यही इसी जेल में बंद है। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि तीनों एक दूसरे से टच नहीं हो सकते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे, अलग अलग बैरकों में रखा जाएगा और इनकी जो मॉनिटरिंग है सीसीटीवी से होगी कि इन पर किसी भी तरीके से जो आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन पर निगाह की जाएगी, कोई इनको सहूलियत या सुविधाएं ना मिल सके। इस तरीके के तमाम जो एहतियाती कदम है वो जेल प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। और अब फिलहाल जेल परिसर के भीतर माफिया अतीक का भाई अशरफ 52 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और उसको फिलहाल जेल परिसर के भीतर एंट्री कराया गया है। मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद उसको भी हाई सिक्योरिटी सेल के जो बैरक है वहां पर उसको रखा जाएगा। कल यहीं से सुबह 10:15 बजे के आसपास जो पुलिसकर्मी है उसको कोर्ट परिसर के लिए लेकर के रवाना होंगे और एमएलए कोर्ट जो है उमेश पाल अपहरण मामले में फैसला अपना सुनाएगी। साल 2006 का आपका मामला बहुत है। बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए और अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। माफिया अतीक अहमद को कल शाम यूपी पुलिस की टीम गुजरात की साबरमती जेल से लेकर निकली थी। उस वक्त अतीक काफी डरा हुआ नजर आ रहा था और उसने रास्ते में अपना एनकाउंटर किए जाने का भी शक जताया था। अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? मुझको इनका प्रोग्राम मालूम है। क्या है, क्या लग रहा है आपको? हत्या करना चाहते हैं। हालांकि रात बीतते ही अतीक के सुर और तेवर बदल गए। मीडिया के डर लगने के सवाल करने पर उसने बड़े ही बेखौफ अंदाज में कह दिया, काहे का डर? अतीक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? झांसी आते आते अतीक के तेवर भले ही बदल गए हों, लेकिन उसके परिवार में डर का माहौल दिखा। इसी कारण उसकी बहन आयशा नूरी और भांजी अहमदाबाद में एक कार में सवार होकर काफिले के पीछे पीछे चली। हालत ये थी कि जब अतीक का काफिला झांसी तक पहुंच गया तब भी परिवार को एनकाउंटर का डर सताता रहा। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था बीएसएफ भी दी जाती है हमको, हमें खतरा है एनकाउंटर का जी। अभी भी आपको डर है कि अब झांसी से प्रयागराज जाते तक भी कहीं कुछ अनहोनी हो सकती है? एनकाउंटर का। इस दौरान आयशा ने अतीक को माफिया कहे जाने पर भी एतराज जताया। अंडर ट्रायल है, वो माफिया नहीं है, वो अपराधी नहीं है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाएगा हम किसी को अपराधी नहीं कह सकते। अतीक की बहन ने अदालत पर भरोसा जताया और कहा कि जो भी फैसला सुनाया जाएगा वो मंजूर होगा। इस बीच माफिया अतीक अहमद के शूटर्स का शिकार बने उमेश पाल के परिवार ने इंसाफ की मांग की। उमेश पाल की मां ने अपने बेटे के कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की और कहा कि जैसा उनके बेटे के साथ हुआ वही अंजाम अतीक और उसके परिवार का हो। मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ जैसे मेरा बेटा मारा गया वैसे अतीक अशरफ मारे जाएं। मेरा ये गुहार है कि जब तक ये नहीं मारे जाएंगे, जब तक आगे का रास्ता साफ नहीं होगा। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने भी पति के लिए इंसाफ मांगा। उन्होंने अतीक अहमद को सख्त सजा देने की मांग की। न्यायपालिका, शासन प्रशासन, मैं सबसे यही गुहार करूंगी कि इसको छोड़ा ना जाए, चाहे जो जाए इसको दंड दे, मृत्यु दंड दे, कम से कम ये खत्म हो, इसका सिलसिला, ये साम्राज्य खत्म हो। कम से कम उसके बच्चे, बीवी, बहन सब उस तरह का परेशान हो जिस तरह से आज हमारा पूरा परिवार परेशान है। फिलहाल परिवार को मंगलवार का इंतजार है जब अदालत अपहरण के केस में अतीक को सजा का ऐलान करेगी। अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाने पर दिन भर राजनीतिक बयानबाजी भी होती रही। बीजेपी और यूपी सरकार ने दावा किया कि सब कुछ न्यायालय के आदेश पर किया जा रहा है और हर हाल में कानून का राज कायम किया जाएगा। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, तो अब माफियाओं में डर तो होना चाहिए। वहीं राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने दावा किया कि यूपी सरकार की कार्रवाई से अपराधियों की नींद उड़ गई है। उत्तर प्रदेश में बीपी जो है अपराधियों की बढ़नी चाहिए और चैन और सुकून की नींद आम जनमानस को सोना चाहिए। यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमने धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे इसी को चरितार्थ किया है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता इशारों में गाड़ी पलटने की बात को भी हवा देते रहे। पता नहीं उन्होंने कितने लोगों की हत्याएं कराई, कितने लोगों के साथ अनर्थ किया है, तो इसके कारण से वो भयाक्रांत है। बाकी
वैसे ईश्वरी रचना है भाई। अभी हमारे साथ क्या हो जाए, आपके साथ क्या हो जाए, उनके साथ इसका कोई जानता नहीं। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों के सहारे समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए। एसपी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि उनकी पार्टी अपराधियों के पक्ष में नहीं है, लेकिन सजा का फैसला न्यायालय को लेना चाहिए। अदालतें सजा दें, हम किसी भी अपराधी के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम कानून को बचाने के पक्ष में हैं। जो तरीके हैं कानून के, उसके हिसाब से सजा। हालांकि कल गाड़ी पलटने की बात पर सरकार और बीजेपी को घेर रहे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अतीक के सवाल से किनारा कर लिया। सर, अतीक को लाया जा रहा है सर सुरक्षा को लेकर। अरे तुम भी इसी चक्कर में, तुम ये बताओ, पत्रकार साथी इतने पढ़े लिखे बनते हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, क्रूड ऑयल आज क्या है? क्रूड ऑयल की कीमत क्या है आज? माफिया अतीक अहमद साबरमती से प्रयागराज पहुंचता है, उससे पहले ही नैनी जेल की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। चूंकि अतीक अहमद को फिलहाल नैनी जेल में रहना है, इसीलिए नैनी जेल में माफिया अतीक अहमद के लिए खास बैरक तैयार की गई। नैनी जेल में जितने भी सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है, उनको बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं। इसके अलावा अतीक के आसपास ही हर हलचल पर नजर रखने के लिए बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अतीक के हाई सिक्योरिटी सेल की मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाएगी। यही नहीं, जेल के अंदर आने जाने वालों की अच्छी तरह से तलाशी शुरू कर दी गई है और जेल के आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जिसका डर था वही हुआ। खालिस्तानी अमृतपाल आखिरकार पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चकमा देते हुए देश से फरार हो गया। पंजाब पुलिस हाथ मलती रह गई और अमृतपाल नेपाल पहुंच गया। ये दावा किया है नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास ने। भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार को कहा है कि अमृतपाल इस वक्त नेपाल में छिपा हुआ है। अगर वो नेपाल से फरार होने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट के पास भारतीय दूतावास की वो चिट्ठी की कॉपी है जिसे 25 मार्च को नेपाली विदेश मंत्रालय के तहत काउंसलर सेवा विभाग को लिखी गई थी। इस चिट्ठी में लिखा है, सम्मानित मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है कि वो इमिग्रेशन विभाग को सूचित करें कि अमृतपाल सिंह को नेपाल से किसी तीसरे देश की यात्रा करने की अनुमति न दी जाए और अगर वो भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य नकली पासपोर्ट का उपयोग करे, नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर अमृतपाल नेपाल पहुंच चुका है तो ये पंजाब पुलिस और दूसरी एजेंसियों की नाकामी ही कही जाएगी, क्योंकि यूपी में भारत नेपाल सीमा के पास सबसे ज्यादा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो सबकी आंखों में धूल झोंकता हुआ सीमा पार फरार हो गया। भारतीय दूतावास की ये चिट्ठी 25 मार्च को लिखी गई थी, यानी अमृतपाल 25 मार्च या उससे पहले ही भारत की सीमा पार करके नेपाल पहुंच गया था और उसकी और उसके साथी पप्पलप्रीत सिंह की आखिरी लोकेशन यूपी के महराजगंज में मिली। उससे पहले अमृतपाल की लोकेशन लखीमपुर खीरी में भी मिली थी। दोनों ही जिले नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं। अमृतपाल के हौसले कितने बुलंद और बेखौफ हैं, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फरार होने के बाद अमृतपाल ने अपने साथी पप्पलप्रीत सिंह के साथ सेल्फी भी ली। अब ये सेल्फी नेपाल में ली गई या हिंदुस्तान में, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सेल्फी में दोनों बेफिक्र नजर आ रहे हैं। लाल पगड़ी पहना अमृतपाल केन से कोई ड्रिंक पी रहा है और काली पगड़ी पहना पप्पलप्रीत सेल्फी ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय दूतावास की चिट्ठी और अमृतपाल की एक एक डिटेल नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों को भेज दी गई है। यही नहीं, अमृतपाल की पूरी जानकारी नेपाल के होटलों से लेकर एयरलाइंस तक को भेज दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को पूरा यकीन है कि अमृतपाल नेपाल से थाईलैंड भाग सकता है और फिर थाईलैंड से अपने संपर्क के जरिए पाकिस्तान जा सकता है। नेपाल में अमृतपाल के होने की खबर के बाद वहां की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। काठमांडू से जी मीडिया की रिपोर्ट देखी। इंडियन एम्बेसी यहाँ पे काठमांडू की, इन्होंने एक नेपाल गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी है और बाकी सारे पुलिस एंड इम्पोर्टेंट एजेंसीज को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि अमृतपाल सिंह नेपाल में हैं और उनको अरेस्ट करने में हमारा मदद कीजिए। पंजाब से अमृतपाल का पीछा करते करते पंजाब पुलिस नेपाल पहुंच चुकी है, क्योंकि पुलिस को पता चला है कि अमृतपाल थाईलैंड भागने की फिराक में है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि अमृतपाल दुबई में रहते हुए कई बार थाईलैंड जा चुका है, इसलिए पुलिस को शक है कि अमृतपाल नेपाल या पाकिस्तान के रास्ते थाईलैंड ही भागना चाहता है। पुलिस को थाईलैंड कनेक्शन के पीछे दो बड़ी वजहें दिख रही हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि अमृतपाल के लिए पैसे का इंतजाम करने वाले दलजीत कलसी के थाईलैंड में संपर्क हैं।
दलजीत कलसी बीते 13 सालों में 18 बार थाईलैंड जा चुका है। यही नहीं, खालिस्तानी अवतार सिंह खंडा की भी थाईलैंड में मजबूत जड़ें हैं। अवतार सिंह खंडा को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर तिरंगे को उतारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अवतार सिंह खंडा और कलसी ने अमृतपाल के थाईलैंड में संपर्क स्थापित करवाए। अमृतपाल के करीबियों ने जांच एजेंसियों को बताया है कि अमृतपाल थाईलैंड को अपना पसंदीदा जगह मानता है, जहां एजेंसियों के मुताबिक थाईलैंड में उसके कई संपर्क हैं जो उसकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक थाईलैंड में अमृतपाल के कई महिला और पुरुष मित्र भी हैं। थाईलैंड में अमृतपाल की कोई खास महिला दोस्त भी है। अमृतपाल इनसे सोशल मीडिया पर चैट करता था, कुछ को इंटरनेट कॉल भी करता था। यही वजह है कि दलजीत कलसी और अवतार सिंह खंडा के कनेक्शन और अमृतपाल के खुद के संपर्क उसे थाईलैंड में आसानी से छिपाकर सेटल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसका खुलासा पंजाब के अलग अलग जगहों से पकड़े गए अमृतपाल के संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूछताछ के दौरान किया। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अपने देश विरोधी काम के लिए जिसने पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू के नाम का सहारा लिया और इसके लिए उसने दीप सिद्धू के भाई के संगठन के नाम से बिल्कुल मिलता जुलता संगठन बनाया। दीप सिद्धू के भाई मनदीप के संगठन का नाम वारिस पंजाब दे है और अमृतपाल ने अपने संगठन का नाम रखा वारिस पंजाब आप दे, यानी उसने सिर्फ पंजाब शब्द को तोड़कर पंजाब कर दिया। अमृतपाल के संगठन का मकसद दीप सिद्धू की मौत के बाद उसकी लोकप्रियता को भुनाना था। धीरे धीरे अमृतपाल के वारिस पंजाब आप दे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि लोगों को भ्रम हो गया कि अमृतपाल ही इस संगठन का वारिस हो गया है। इसलिए लोग अमृतपाल के संगठन से जुड़ते गए, लेकिन जांच में असलियत का पता चल गया। दस्तावेजों से पता चला कि वारिस पंज आपदे की स्थापना मोगा जिले के अमृतपाल के सहयोगी गुरमीत सिंह बुक्कनवाला ने की थी। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान गुरमीत ने दावा किया कि संगठन का मकसद दीप सिद्धू की लोकप्रियता का फायदा उठाना था। दरअसल दीप सिद्धू के भाई मनदीप ने 4 जुलाई 2022 को फतेहगढ़ साहिब में वारिस पंजाब दे संगठन बनाया था। इसका मकसद दिवंगत दीप सिद्धू के सपनों को पूरा करना था। दीप सिद्धू के भाई का संगठन वारिस पंजाब दे शिक्षा, प्रदूषण और नशेड़ी युवाओं को नशा छुड़ाने पर काम करता था, लेकिन अमृतपाल ने अपने संगठन वारिस पंजाब दे का इस्तेमाल खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किया। दरअसल अगस्त 2022 में जब अमृतपाल विदेश से लौटा तो उसने मनदीप से संगठन से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन मनदीप ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। परिवार ने अमृतपाल को दीप की विचारधारा के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। परिवार वालों ने बताया कि दीप सिद्धू ने सड़क हादसे में मौत से पहले ही अमृतपाल के फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन दीप सिद्धू की मौत के बाद अचानक से वारिस पंज आपदे नाम का संगठन सामने आया, जिसके साथ दीप सिद्धू का फेसबुक पेज जुड़ा हुआ था। इस बीच भगोड़े अमृतपाल सिंह को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें उसके दुबई कनेक्शन और खालिस्तानी साजिश के मंसूबों का खुलासा हुआ है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमृतपाल सिंह 2022 में हिंदुस्तान आया। खुफिया रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला अमृतपाल सिंह 2012 में दुबई गया था, जहां वो अपने पिता की कार्गो कंपनी को चलाने के काम में शामिल हो गया। इस दौरान उसने न पगड़ी बांधी और न ही लंबे बाल रखे। अमृतपाल एकदम कट्टरपंथी विचारधारा वाला शख्स रहा। वो दुबई में जनरल सिंह भिंडरावाला के ऑडियो कैसेट सुनता रहा। पिछले 4-5 सालों से अमृतपाल सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था और अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए वो पंजाब और सिखों से जुड़े धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपना भाषण देता रहा। खुफिया रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि हिंदुस्तान आने से पहले अमृतपाल सिंह 1 महीने के लिए जॉर्जिया में रुका था और इसके बाद वो भारत आया। और जिस पासपोर्ट से अमृतपाल सिंह भारत आया था, अब वो देश के हर एयरपोर्ट की रडार पर है, ताकि वो यहाँ से फरार होने के मंसूबों को पूरा ना कर पाए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल सिंह के पासपोर्ट का नंबर है V2155280। इसी पासपोर्ट की मदद से अमृतपाल दुबई से भारत आया था। दुबई में वो 5 मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल कर रहा था। खुफिया रिपोर्ट में अमृतपाल के बारे में और भी कई जानकारियां सामने आई, जिसमें अमृतपाल सिंह के ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन प्रोफाइल की डिटेल शामिल है। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद से उसके खालिस्तान के मंसूबे और तेजी से बाहर आने लगे। अमृतपाल सिंह का इरादा पंजाब में दोबारा उग्रवाद को जिंदा करना था। पंजाब को दहलाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची गई थी और इसके लिए अमृतपाल ने पाकिस्तान से हथियारों की एक बड़ी खेप मंगाई थी। अमृतपाल ने ये हथियार पाकिस्तान के एक रिटायर्ड फौजी से मंगवाए थे। इन हथियारों में 6 AK-47 और 2 AK-56 राइफल भी शामिल थी।
इन हथियारों को कश्मीर से जम्मू के रास्ते पंजाब तक पहुंचाया जाना था। बॉर्डर क्रॉस कराकर हथियारों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी की ही थी। इन हथियारों का पैसा विदेश से पाकिस्तानी फौजी तक पहुंचाने की योजना थी। अमृतपाल सिंह इन हथियारों के जरिए पंजाब को दहलाना चाहता था, लेकिन हथियारों के पहुंचने से पहले ही अमृतपाल को फरार होना पड़ा। अमृतपाल सिंह अपने भाषणों के जरिए युवाओं को भड़काने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ था। इसके लिए वो धार्मिक चोले की आड़ में लगातार भड़काऊ बयानों से सिखों को गुमराह कर रहा था। इसके साथ ही अमृतपाल सिंह ने अपने गांव में एक नशा मुक्ति केंद्र भी खोला, जो सिर्फ दिखावे के लिए था। लेकिन हकीकत में अमृतपाल सिंह इस नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में युवाओं को भड़काने का काम कर रहा था। सिख नौजवानों को हथियार उठाने के लिए उकसाता और गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर खालिस्तान बनाने की बात पर जोर देता। इस बीच अकाल तख्त के जत्थेदार ने भी भगोड़े अमृतपाल सिंह को सरेंडर करने की सलाह दी। अमृतपाल सिंह ने भी कहांगा जी बाहर है कि ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ खुद ही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अपने आप ਨੂੰ पेश करना चाहिए कि पूछो की पूछते हैं। अमृतपाल जब से भारत आया वो यहाँ देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचता रहा, लेकिन अब वो अपनी जान बचाकर भागता फिर रहा है। इस बीच अमृतपाल की एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर तब की है जब वो बाइक से फरार हो रहा था। इस तस्वीर में दिख रहा है कि वो बाइक को एक रिक्शा ट्रॉली में रखकर एक पंचर की दुकान पर पहुंचता है और ये तस्वीर 18 मार्च की बताई जा रही है। इसमें अमृतपाल गुलाबी रंग की पगड़ी पहने हुए दिखाई दे रहा है। साथ में उसका साथी पपल प्रीत भी आपको दिखाई दे रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने बेटी को जन्म दिया है। इसकी जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दी और बच्ची के साथ अपनी पहली फोटो शेयर की। वहीं इस खुशी में तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने विधानसभा में लड्डू बांटे। मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्वी सिक्किम में भूस्खलन से कई घर तबाह हो गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक लैंडस्लाइड से 20 परिवार प्रभावित हैं, जिन्हें फिलहाल सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। पनवेल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की वजह से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा गिरा, लेकिन मौके पर तैनात आरपीएफ के जवान ने उसकी जान बचा ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में गोलीबारी हुई और इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में सिख परेड हो रही थी और तभी अचानक से वहां गोली चलने लगी और इस गोलीबारी में वहां मौजूद 2 लोगों को गोली लगी और वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग जुटे थे। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक परेड निकाल रहे थे, लेकिन तभी वहाँ 2 लोग आए और उन दोनों के बीच आपस में ही लड़ाई होने लगी। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते इन दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलानी शुरू कर दी और इस गोलीबारी में 2 निर्दोष लोग घायल हो गए। अब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। परेड कराने वाले प्रबंधन ने साफ कहा कि गोली चलाने वाले उनकी परेड का हिस्सा नहीं थे। वो लोग परेड शुरू होने से पहले वहां पहुंचे और वहां आकर उन्होंने माहौल खराब कर दिया। प्रबंधन ने घटना की निंदा की और गोली चलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इधर पुलिस ने भी गोली चलाने वालों को हिरासत में ले लिया है। अब अमेरिका के कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने और अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। 11 बजे जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी दलों के सांसदों ने जोरदार हंगामा कर दिया। लोकसभा में राहुल गांधी की संसद सदस्यता और अडानी पर जेपीसी की जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू हो गई। हालात ये हो गए कि विपक्ष के कुछ सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गए और काला कपड़ा लहराने लगे। इस दौरान हंगामा कर रहे सांसदों ने ओम बिरला की मेज पर कुछ कागज भी उछाले। हालात जब काबू से बाहर हो गए तो स्पीकर सभा को स्थगित कर चले गए। राहुल गांधी और अडानी के मुद्दे पर आज राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोर्चा खोल दिया। नारेबाजी और हंगामा जब थमता नजर नहीं आया तो राज्यसभा में भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।
विपक्ष का यह हंगामा सिर्फ संसद के अंदर नहीं था, संसद के बाहर भी गांधी प्रतिमा के सामने काले कपड़ों में विपक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंचे। ये सभी नेता वहां काले कपड़ों में दिखाई दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने काली पगड़ी भी बांध रखी थी। इस दौरान इन नेताओं ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कुछ सांसद वहां जमीन पर बैठ गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे। इन सांसदों ने हाथों में पोस्टर और बैनर पकड़ रखे थे, जिसमें केंद्र सरकार के विरोध में और अडानी पर जेपीसी की जांच की मांग को लेकर नारे लिखे थे। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर लिया और देश में लोकतंत्र को खतरे में बताया। इसके साथ ही अडानी के साथ पीएम मोदी का नाम जोड़ते हुए नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि काले कपड़ों में किए गए इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्ष के 18 दलों ने हिस्सा लिया। जो सिर्फ गांधी प्रतिमा तक ही नहीं रुके, विपक्ष के इन नेताओं ने संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद गांधी प्रतिमा से होते हुए विजय चौक तक पैदल मार्च भी निकाला। इस दौरान बैनर और पोस्टर लेकर मार्च निकाल रहे विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार को अडानी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। वहीं इस मार्च में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। विपक्ष लगातार संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर हमला कर रहा है, इस बात को रखने की कोशिश कर रहा है। मार्च में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के मुद्दे पर इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। हम ये चाहते हैं कि जब कानून को अब हाथ में लेंगे तो देश में डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी और किसी को आजादी नहीं रहेगी। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप भी लगाया कि विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और झुकाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप भी लगाया कि जो नेता बीजेपी के आगे नहीं झुकते, उन पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को अडानी के मुद्दे पर भी घेरा और अडानी पर जेपीसी की जांच की मांग को एक बार फिर दोहराते हुए सवाल पूछा कि केंद्र को इस जांच से डर क्यों है। जेपीसी गठित होना चाहिए ताकि पूरी जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और ये मोदी जी के ही हित में है, अडानी जी के हित में है, भाजपा के हित में है कि वो जेपीसी अनाउंस कर दें। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कि लोकतंत्र में जो काला अध्याय भाजपा ने लिखा है, सदन में बोलने नहीं देते, सदन के बाहर बोलो तो जेल भेज देते हैं, सजा कर देते हैं, काली घड़ी भी पहनते हैं, दिखाने भाजपाओं को जिनका काला दिल है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष अडानी पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर अड़ा रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक भी की थी, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आम आदमी पार्टी और टीएमसी समेत 17 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस का आना चौंकाने वाला रहा। इस सत्र में टीएमसी अब तक किसी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ नहीं आई थी। राजनीति में क्या होगा कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन टीएमसी किसी को छोड़ेगी नहीं। जब उनको लगेगा कि कोई रास्ता नहीं है तब जा सकते हैं। पहले भी थे साथ में, जाने में क्या है। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि एलआईसी की पूंजी अडानी को, एसबीआई की पूंजी अडानी को, ईपीएफओ की पूंजी अडानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? इसी बीच पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी के साथ संसद भवन में हुई इस बैठक में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिसमें संसद की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन के मुद्दे को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे कांग्रेस की नौटंकी करार दिया। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चलेगी, सदस्यता चलेगी। अब ये नौटंकी किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे को संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। आज जो ये पूरा आवरण ओढ़कर किया जा रहा है, ये सो कॉल्ड ब्लैक प्रोटेस्ट, और कुछ नहीं है। उनके अंतर्मन की जो कालिमा है उसकी वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि विपक्ष के अंदर जो कमियां थीं वो आज बाहर आईं।
एक तरफ जहां राहुल गांधी के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर विरोध दर्ज किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथ में कांग्रेस का झंडा और राहुल गांधी की तस्वीर लिए इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। वहीं मंच पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उन्हें समाज सेवा के लिए संसद की सदस्यता की जरूरत नहीं। यही गलतफहमी इनकी दूर कर दीजिएगा। जिन्हें लगता है श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उन्हें जेल भेजकर लोकतंत्र की आवाज को वो दबा सकते हैं। इसके बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ता संसद घेराव के लिए बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता रुकने को तैयार नहीं हुए। वो वहां लगे बैरिकेड पर चढ़ गए और उसे पार करने की कोशिश करते दिखे। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद अब राहुल गांधी के सामने नई मुसीबत आ गई। राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस भेज दिया गया। नोटिस में राहुल गांधी को 30 दिनों के अंदर बंगला खाली करने को कहा गया है, जिसकी मियाद 22 अप्रैल को पूरी होगी। यानी 22 अप्रैल तक राहुल को बंगला खाली करना होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेटस सांसदों को सरकारी बंगलों का आवंटन करता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद अब उन्हें नियमों के अनुसार सरकारी बंगला खाली करना होगा। सरकारी बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल होने के बाद आमतौर पर कब्जेदार को कारण बताओ नोटिस भेजकर 30 दिन के भीतर बंगला खाली करने को कहा जाता है। कब्जेदार के पास डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेटस के पास अपील करने का मौका होता है। अगर DIO ये अपील ठुकरा देते हैं तो सरकारी बंगला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि इस बीच अगर कब्जेदार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो मामले की सुनवाई पूरी होने तक बंगला खाली कराने की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के विवादित बयान पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में ही जंग छिड़ गई है। कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे गुट लगातार सावरकर पर दिए राहुल के बयान को गलत बता रही है और खुद उद्धव ठाकरे ने मालेगांव की रैली में भरे मंच से राहुल गांधी को धमकी भरे अंदाज में संदेश दिया कि इस तरह के बयान से विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचेगा। राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नहीं करणार, अजिबात करणार नहीं। उद्धव ठाकरे के साथ ही संजय राउत ने भी राहुल गांधी को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी और कहा कि वीर सावरकर के खिलाफ दिए बयान से सियासी नुकसान होना तय है। अंडमान में काला पानी में रहना 14 साल तक ये आसान नहीं है और अब वो व्यक्ति जिंदा नहीं है अपनी बात रखने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। महाराष्ट्र में वीर सावरकर को हर दल सम्मान की नजर से देखता है, इसलिए राहुल के बयान के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी दलों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए राहुल गांधी के बयान ने महाराष्ट्र में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। एकनाथ शिंदे से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर राहुल गांधी के साथ ही उद्धव ठाकरे भी आ गए। ऐसे में उद्धव गुट को अपने बचाव में आक्रामक रूप से सामने आना ही पड़ा। आज संसद के बाहर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने नेता के सुर में सुर मिलाते हुए राहुल को नसीहत दी। महाराष्ट्र के लिए वो आराध्य देव की तरह माने जाते हैं और महाराष्ट्र की कांग्रेस से पूछना चाहिए कि जहां वीर सावरकर की बात आती है क्या वो सहमत हैं जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए। हालांकि कई सफाइयों के बावजूद बीजेपी और उद्धव गुट के विरोधी नेताओं के निशाने पर राहुल से ज्यादा उद्धव ठाकरे ही रहे। उद्धव ठाकरे जी को बहुत लेट याद आया कि सावरकर जी उनके भगवान जैसे हैं और इतनी कौन सी मजबूरी है, उनके ही महाविकास आघाड़ी में उनके गोदी में जाकर बैठे हैं। बीजेपी विधायक और उद्धव ठाकरे को लेकर लगातार मुखर रहे राम कदम ने तो बाला साहब ठाकरे के किस्से को याद करते हुए उद्धव से सवाल पूछा कि वो कब राहुल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 3 वर्षों के पश्चात श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को वीर सावरकर जी की याद आई। इसके पहले कहा गया था आपका प्रेम।
एक तरफ उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में वीर सावरकर के मुद्दे पर घेरा गया, तो दूसरी ओर राहुल गांधी पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि सावरकर कभी छुट्टी लेकर विदेश घूमने नहीं जाते थे, इसलिए राहुल कभी वीर सावरकर नहीं बन सकते। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कम से कम राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू से ही कुछ सीख हासिल कर लेते। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी अब देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी को महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं से सलाह लेने के बाद वीर सावरकर पर बयान देने की नसीहत दी। बार बार कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर जी का अपमान करती है। वही वीर सावरकर जी जिनकी प्रशंसा इंदिरा गांधी से लेकर कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने और महाराष्ट्र के अनेकों नेताओं ने की है। राहुल गांधी ने संसद सदस्यता रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो राहुल गांधी हैं, वीर सावरकर नहीं, कि माफी मांग ले। इसी बयान को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हंगामा मचा हुआ है। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। इस समय सीमा तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको भारी नुकसान होगा और आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड होना या ना होना एक समान बात होगी। ऐसे में वो व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा और वो शख्स वे सभी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएगा जिनमें पैन कार्ड जरूरी होता है। पैन आधार से लिंक नहीं होने पर अगले महीने से म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे। और किसी ने अगर इस बेकार पैन कार्ड को वित्तीय कार्यों के लिए इस्तेमाल किया तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 372B के तहत ऐसे व्यक्ति को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराने पर केवल 1,000 रुपए ही लेट फाइन देना होगा। कोच्चि में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का नया वीडियो सामने आया है। बीते दिन कोच्चि एयरपोर्ट पर भारतीय कोस्ट गार्ड्स का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। वहीं इस हादसे का अब नया वीडियो सामने आया है जिसमें हेलीकॉप्टर डगमगाकर नीचे गिरता नजर आ रहा है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज डॉक्टर्स ने जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स शामिल रहे। पुडुचेरी में बीजेपी कार्यकर्ता की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहले देसी बम से हमला किया और फिर धारदार हथियारों से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। रामनगरी अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई। रामनवमी पर लगने वाले मेले को देखते हुए इन बसों के लिए जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में अब हत्या की बात भी सामने आ रही है। आकांक्षा दुबे की मां ने सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पर आकांक्षा की हत्या का आरोप लगाया है और दावा किया कि उनकी बेटी आकांक्षा ने सुसाइड नहीं किया बल्कि होटल के कमरे के अंदर हत्या की गई। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां ने इस हत्या का आरोप भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर लगाया। कौन मारा है? समर सिंह, संजय सिंह। कौन है ये लोग कौन है? समर सिंह सिंगर है भोजपुरी समर सिंह। संजय सिंह भाई है। संजय सिंह भाई है। आकांक्षा दुबे की मां ने यह भी आरोप लगाया कि 21 तारीख को समर सिंह ने आकांक्षा को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने मेरी लड़की को बोला तुझे उठवा लूंगा। मेरी बोली लड़की तू मुझे भी जानती नहीं, मैं तुझे जान से खत्म करूंगा। कब धमकी दी? 21 तारीख। आकांक्षा दुबे की मां ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। साथ ही आकांक्षा दुबे की मां ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने यह हत्या पैसों के लेन देन की वजह से की, क्योंकि संजय सिंह के ऊपर आकांक्षा के करोड़ों रुपए बकाये थे जिसे संजय सिंह लौटाना नहीं चाहता था और इसलिए उसने आकांक्षा की हत्या कराई। आकांक्षा दुबे की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसमें समर सिंह और संजय सिंह दो अभियुक्त उन्होंने बताए हैं जो नामजद अभियुक्त है। अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सभी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन पहली नजर में केस सुसाइड का ही लग रहा है, इसलिए केस सुसाइड की धाराओं में ही दर्ज किया गया। तथ्यों की जांच की जा रही है, जितने भी इसके पहलू हैं सब पे जांच की जाएगी और जो भी चीजें सामने आएंगी निकल करके उस पर कार्रवाई की जाएगी।
इसी बीच पुलिस ने फिल्म की यूनिट के लोगों के भी शहर छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच पूरा होने तक फिल्म यूनिट से जुड़े सभी लोग वाराणसी के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि घटना के वक्त वहां मौजूद सभी लोगों से पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। इस बीच ये पता चला कि पुलिस ने उस शख्स को ढूंढ निकाला है जिसने बर्थडे पार्टी के बाद आकांक्षा को शनिवार रात होटल में छोड़ा था। पता चला कि ये शख्स आकांक्षा के कमरे में रुका था, फिर बाहर चला गया। पुलिस के मुताबिक ये शख्स वाराणसी के टिकरी का रहने वाला है। इस बीच मातम में डूबी आकांक्षा दुबे की चाची ने भी इस बात का दावा किया कि आकांक्षा खुदकुशी नहीं कर सकती, इसके पीछे गहरी साजिश है। तो नहीं है, सुसाइड तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है, ऐसी नहीं थी, हम लोग के साथ में रही है, बचपन बिताई है, कैसे करेगी। आत्महत्या पर हत्या के आरोपों के बीच पुलिस ने दावा किया कि सबूतों के आधार सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर डॉक्टर्स की भारी भीड़ दिखाई दी और प्राइवेट डॉक्टर्स ने 11 बजे के करीब एसएमएस मेडिकल कॉलेज से पैदल मार्च शुरू कर दिया, जो 4.5 किलोमीटर तक चलता रहा। इसके बाद वापस एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही मार्च खत्म हुआ। आंदोलन के दौरान डॉक्टर्स अलग अलग लुक में नजर आए। कुछ डॉक्टर्स ने साधु का रूप ले रखा था। जयपुर में हो रहे इस प्रदर्शन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। वहीं राजस्थान में 29 मार्च को सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल प्राइवेट डॉक्टर्स 21 मार्च से राजस्थान विधानसभा में पास हुए राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बिल के मुताबिक इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा। Zee News.